Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Hello everyone, today we are starting chapter number 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण of class 10th। बच्चे आपने 9th क्लास में पढ़ा था तत्व के बारे में, तो यहाँ हम बात करेंगे तत्वों का वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में उपस्थित है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं या तो उसमें तत्व मिलेंगे या यौगिक मिले या मिश्रण। अब तत्व है क्या? किसी भी पदार्थ का वह सबसे शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं उन्हें? परमाणु। जैसे उदाहरण क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ये सभी किससे बने हैं? परमाणुओं से। और ये क्या है? किसी पदार्थ के सबसे शुद्ध रूप, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कुल 118 है आज तक। अब बात आती है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि ऐसा क्या जरूरी है कि हमें तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण का मतलब क्या है? समान गुणों के आधार पर दी गई वस्तुओं को बांटना। जैसे हम एक उदाहरण दें, उदाहरण हमारे पास है, जैसे मैं बोलता हूं सेब, केला, संतरा और गोभी, और आपको बोलता हूं कि इनमें से जो अलग है उसे छांट दीजिए, तो आप किसको छांटेंगे? आप गोभी को छांटेंगे। यदि पूछा जाए ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे जो सेब है, केला है और संतरा है, ये तीनों क्या है? फ्रूट्स में आते हैं, यानी कि फलों के नाम है, और गोभी क्या है? सब्जी का नाम है। तो आपने इनके गुणों को देखा, और जिनके गुण एक जैसे थे उन्हें इकट्ठा कर दिया, और जिनके गुण अलग अलग थे ऐसे उन्हें अलग कर दिया। इसी प्रकार तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी कि तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर अलग किया गया। तो जिनके गुण एक जैसे थे उन्हें इकट्ठा किया गया, जिनके गुण अलग अलग थे उन्हें अलग अलग किया गया। तो यही चीज था कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी तत्वों और उससे बनने वाले यौगिकों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी, कि जितने भी तत्व उस समय तक खोजे जा चुके थे और वो तत्व किस प्रकार के यौगिक बना सकते थे। तो इस सब चीजों को, इस अध्ययन को आसान बनाने के लिए ही तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब बात आती है तत्वों के वर्गीकरण के विभिन्न प्रयास। तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास की बात करें तो तत्वों का वर्गीकरण करने में हमारे पास यहाँ 4 प्रकार की आवर्त सारणी आएंगी या 4 प्रकार के नियम आएंगे। तो सबसे पहला है डाबे-राइनर की ट्रिक। सन 1817 में डाबे-राइनर ने समान गुणधर्मों वाले 3 तत्वों के कुछ समूह बनाए। डाबे-राइनर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? उस समय जितने भी तत्व खोजे गए थे उसमें से उसने क्या है 3 तत्व ऐसे चुने जिनके गुणधर्म एक जैसे थे। उसने उनके समूह बनाए। उसने इन समूहों का नाम त्रिक रखा, और उसने प्रत्येक त्रिक में पाए जाने वाले तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा। तो डाबे-राइनर ने क्या किया? सबसे पहले समान गुणों वाले तत्व चुने, उन तत्वों का 3 तत्वों का एक समूह बनाया, और समूह बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा, प्रत्येक त्रिक में तीनों तत्वों को। और उसने कहा कि प्रत्येक त्रिक में मध्य में आने वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर या उसके नजदीक है। तो डाबे-राइनर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया है? सबसे पहले समान गुणों वाले तत्वों की पहचान की। उसके बाद उन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया जिसका नाम क्या है? त्रिक रखा। प्रत्येक त्रिक में तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा, और उन्होंने क्या पाया कि जो मध्य में आने वाला तत्व है, यानी कि बीच में आने वाला तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमान या तो पहले और तीसरे तत्व के औसत के बराबर था या फिर उसके नजदीक था। अब उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला त्रिक है Li-Na-K। Li क्या है? लिथियम। Na क्या है? सोडियम। K क्या है? पोटाशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है, सोडियम का 23, पोटाशियम का 39। तो यदि हम चेक करें, ये क्या है? पहला त्रिक। ये हमारे पास पहला त्रिक है। इस त्रिक के अंदर परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया है। और यदि चेक करें पहले और तीसरे तत्व का औसत,
पहले तत्व है लिथियम, उसका परमाणु द्रव्यमान 7। तीसरा तत्व है पोटाशियम, उसका परमाणु द्रव्यमान 39। यदि हम इसका औसत निकालें, औसत मीन इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके उसे 2 से भाग कर दें, तो 7 और 39 दोनों को जोड़े 46/2, उत्तर क्या आता है 23। तो आप देखिएगा कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो है वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ रहा है, तो यानी कि 23 बराबर में 23। इसी प्रकार एक दूसरा तरीक है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का प्रतीक है Ca, स्ट्रोंशियम का Sr, Ba का B, बेरियम का Ba। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1 है, स्ट्रोंशियम का 87.6 और बेरियम का 137.3। यदि हम यहाँ कैल्शियम और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत लें तो 40.1 और 137.3 इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 करें तो ये हमारे पास 88.7 88.7 आ जाएगा और ये 87.6 के आसपास है। तो या तो बिल्कुल बराबर आएगा या उसके आसपास आएगा। ये था डॉबरनियर के त्रिक का नियम। अब इस त्रिक के नियम की कुछ सीमाएं थी। उस समय तक ज्ञात तत्वों में से डॉबरनियर केवल 3 त्रिक की ही खोज कर पाया, 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाया कि तत्व जो खोजे गए उनमें से उसे सिर्फ ऐसे 3 त्रिक ही मिले जिनके अंदर ये रूल अप्लाई हो रहा था। इसलिए त्रिक में वर्गीकरण करने की यह पद्धति सफल नहीं हो सकी। तो जब भी हमारे पास विज्ञान के अंदर कोई भी प्रयास किया जाता है तो यदि एक प्रयास विफल हो जाता है तो उसके बाद एक नया प्रयास किया जाता है। तो डॉबरनियर के त्रिक के नियम की पद्धति जब सफल नहीं हुई तो उसके बाद एक अगले वैज्ञानिक न्यूलैंड्स नाम के वैज्ञानिक ने अपना एक अलग सिद्धांत दिया, उसे बोलते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत। अब क्या है न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत? सन 1866 में न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो न्यूलैंड्स नाम के वैज्ञानिक ने भी क्या किया, उस समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सबको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाया और उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। कि जब परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाया तो जहां से भी उन्होंने शुरू किया तत्वों को काउंटिंग करना, तो जिसको फर्स्ट माना तो फर्स्ट के बाद इस तरह से चलते हुए जैसे ही 8 था तो पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म एक दूसरे के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा गया। अब क्या होता है संगीत में अष्टक? हम जानते हैं संगीत में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और यदि दोबारा बोले तो फिर सा। तो यदि हम सा फर्स्ट से शुरू करते हैं, सा, रे, देखिए सा को मैंने 1 बोला, रे 2 हो जाएगा, गा 3 हो जाएगा, मा 4 हो जाएगा, पा 5 हो जाएगा, धा 6 हो जाएगा, नी 7 हो जाएगा। तो 8वां फिर दोबारा क्या आएगा? सा। इसका मतलब सा के बाद 8वां सा आ रहा है। यदि हम रे से शुरू करें, रे, का, मा, पा, धा, नी, सा, रे, तो रे के बाद 8वां फिर रे आ रहा है। इसी प्रकार न्यूलैंड्स ने क्या कहा कि जितने भी ज्ञात तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा और उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व और प्रत्येक पहला तत्व उनके गुणधर्म एक दूसरे के समान थे। उदाहरण देखिएगा, न्यूलैंड्स की ने ज्ञात तत्वों को किस प्रकार अरेंज किया। सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान 1, लिथियम 7, बेरिलियम 9, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं परमाणु द्रव्यमान। बोरोन का है 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटाशियम 39, कैल्शियम 40। ये जो हमने लिखे हैं किसी भी तत्व के प्रतीक के बाईं और ऊपर की तरफ लिखा है, ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। तो आप देख रहे हैं न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा। अब इस श्रेणी में हम यदि यहां देखें कहीं से भी शुरू कर लें, मान लो मैं बेरिलियम से शुरू करता हूं, यदि बेरिलियम का नंबर 1 रखा, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8। तो आठवां कौन सा है? मैग्नीशियम। इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म एक दूसरे के समान थे। यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इस नियम में भी कुछ सीमाएं थी। अब वो सीमाएं क्या है? फर्स्ट पॉइंट, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है। आप देखिए कैल्शियम तक हुआ है, उसके बाद नहीं। दूसरी बात, नए तत्वों के गुण इस सारणी के तत्वों से मेल नहीं खाते थे। कैल्शियम के बाद जितने भी नए तत्व खोजे गए तो उनके गुणधर्म इस सारणी से मेल नहीं खाते थे, यानी कि इस सारणी के अंदर उन्हें नहीं रखा जा पा रहा था। तीसरी बात, आवर्त सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने कुछ स्थानों पर दो तत्वों को भी एक साथ रख दिया। ये हमने सारणी का एक छोटा सा रूप दिखाया है यहाँ। ये हमने सारणी का एक छोटा सा रूप दिखाया है। इस सारणी के आगे भी है हमारे पास, ठीक है। तो उसने न्यूलैंड्स ने क्या किया, कुछ तत्वों को एक साथ समंजित करने के लिए, आवर्त सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए, आवर्त सारणी में तत्वों को रखने के लिए, उनको जगह देने के लिए न्यूलैंड्स ने कुछ स्थानों पर दो तत्वों को एक साथ रख दिया, यानी कि एक ही बॉक्स के अंदर दो तत्व रख दिए। जैसे उदाहरण क्या है, कोबाल्ट और निकल इकट्ठे रखे हुए हैं। नेक्स्ट, उन्होंने आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को कुछ स्थानों पर अलग जगह रखा है तथा असमान गुणों वाले तत्वों को कुछ स्थानों पर इकट्ठा रख दिया। कई जगह पर कुछ तत्व जो थे जिनके गुण एक जैसे थे उन्हें अलग अलग समूह में रख दिया, और कुछ तत्वों के गुण अलग अलग थे उन्हें एक समूह में रख दिया। यह न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कमियां थी। इसका उदाहरण देखेंगे आप। Fe तत्व जो है, आयरन या लोहा बोलेंगे, इसके गुण कोबाल्ट और निकल से मिलते थे, पर Fe को अलग रखा गया। और ऐसे क्या है, ये तो हो गया कि हमारे पास कि Fe के गुण इनसे मिल रहे हैं, लेकिन गुण समान गुण होने पर भी इसे अलग रखा हुआ है Fe को। इसी प्रकार कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रखा गया, जबकि इनके गुणधर्म अलग थे। तो कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म इनसे अलग थे। होना क्या चाहिए था, कोबाल्ट और निकल अलग जगह होने चाहिए थे, लेकिन इन्हें कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया। अगली बात, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। इसका मतलब भारी तत्व या जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक था वहां पर यह फिट नहीं हो पाया। नोबल गैसों जैसे उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन आदि की खोज के पश्चात यह सिद्धांत उपयोगी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था, और बाद में जब ये आए, इनकी खोज हुई नोबल गैसेस की, हीलियम, नियोन, आर्गोन आदि की, तो उस समय इनको फिट करना मुश्किल हो गया था। तो ये था न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कमियां। अब हम इन तीन गुणों को, जो तीन कमियां थी, इनको हम डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे या न्यूलैंड्स की जो आवर्त सारणी बनाई गई उसके द्वारा। पहला क्या था, Fe के गुण जो हैं कोबाल्ट और निकल से मिलते थे, पर Fe को अलग रखा गया, और कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रखा गया, जबकि इनके गुणधर्म अलग अलग थे। आप देखिएगा, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी। ये आपके पास है न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी जो न्यूलैंड्स ने उस समय बनाई। तो आप यहां देखिएगा कि हमारे पास ये तत्व है Fe, और ये रहे कोबाल्ट और निकल। किसी भी आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी कि ऊपर से नीचे आने वाले स्तंभ, इनको हम बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं इसे? समूह। किसी भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ को। तो होना क्या चाहिए था, Fe के गुणधर्म कोबाल्ट और निकल से मिलते हैं, तो ये इकट्ठे एक ही समूह में होने चाहिए थे, लेकिन इन्हें अलग अलग रखा गया है। Fe को कोबाल्ट और निकल से अलग रखा है, और कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनसे मैच नहीं करते। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये सभी तत्व कैसे हैं, भिन्न गुणधर्मों वाले हैं, तो इन्हें अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इन्हें इकट्ठा रखा हुआ है। और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर एक ही बॉक्स में, जैसे कोबाल्ट और निकल, यहाँ Ce और La, इन्हें एक ही बॉक्स के अंदर एक ही साथ दो दो तत्वों को रखा गया है। इसीलिए
न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की ये कमी थी। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब मेंडलीफ नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक अलग आवर्त सारणी बनाई। अब क्या है मेंडलीफ की आवर्त सारणी? ये एक नियम पर आधारित है जिसे बोलते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। क्या है नियम? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो उस समय समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद दोबारा आते हैं। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात जब तत्वों को, जितने भी ज्ञात तत्व हैं, उनको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो उस समय तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं। इसे बोलते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं, यदि हम बात करके चलें कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली बात, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 63 तत्वों को इकट्ठा स्थान दिया, यानी कि उसकी आवर्त सारणी में कुल 63 तत्वों को कवर किया गया। सेकेंडली, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मतलब परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा और साथ साथ कोशिश ये भी की गई कि जिनके रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, जिन तत्वों के, उन्हें एक ही समूह में रखा जाए। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा, अर्थात जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है उसे पहले, जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है उसे बाद में। नेक्स्ट, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों का नाम समूह और क्षैतिज पंक्तियों का नाम आवर्त रखा। जब भी हमारे पास क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्या है क्षैतिज पंक्तियां, जब हम ऐसे वर्टिकल बना रहे हैं इन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। इनका नाम क्या रखा हमारे पास? समूह। और जो ये लाइनें ऐसे खींच रहा हूं, जिसे इंग्लिश में रोज बोलते हैं, ये क्या होती है हमारे पास ऐसे बनाने वाली लाइनें, ये क्या होते हैं? क्षैतिज पंक्तियां। इनका नाम क्या रखा? आवर्त। इसका मतलब ऐसे जाएंगे तो ये समूह, और यदि ऐसे जाएंगे तो ये क्या होगा हमारे पास? आवर्त। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 8 समूह तथा 6 आवर्त हैं। नेक्स्ट, उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही समूह में तथा भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा। इसका मतलब क्या था कि जिन तत्वों के गुणधर्म एक दूसरे से मैच कर रहे थे उन्हें एक समूह में, और जिनके गुणधर्म मैच नहीं कर रहे थे उन्हें अलग समूह में रखा। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान बाद में नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़े, कि कुछ तत्वों की उस समय तक खोज नहीं हुई थी। तो मेंडलीफ ने क्या करा, अपनी आवर्त सारणी में कुछ बॉक्सेस खाली छोड़ दिए। किसके लिए छोड़े? उन तत्वों के लिए जिनकी उस समय तक खोज नहीं हुई है, ताकि जब भी उन तत्वों की खोज हो तो उन्हें यहां पर रखा जाए। खाली स्थान उस समय तक नए खोजे गए तत्वों के लिए रखे और उन नए खोजे जाने वाले तत्वों में के गुण धर्मों के बारे में भी कुछ अनुमान लगाए। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपको दिखा रहा हूं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या था। आपके सामने देखिएगा, ये है हमारे पास मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो यहां पर आप देख रहे हैं तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन है 1.008 परमाणु द्रव्यमान, उसका लिथियम है 6.939, उसके बाद बेरिलियम है 9.012 परमाणु द्रव्यमान, बोरोन 10.81। इस तरह से परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में है।
आप देखिएगा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें क्या बोला है, समूह। और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें क्या बोला है, आवर्त। समान गुणधर्मों वाले तत्व इकट्ठे हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके गुणधर्म मिलते हैं इकट्ठे, और जिनके गुणधर्म अलग है, जैसे लिथियम के गुण फ्लोरीन से नहीं मिलते, उसे अलग रखा है इनको। और कुछ स्थानों पर बीच बीच में यहाँ खाली स्थान छोड़े गए थे, ठीक है, जैसे यहाँ खाली स्थान है या इस जगह खाली स्थान है, तो वो किस लिए, कि जिस तत्व की उस समय तक खोज नहीं हो रही है, तो बाद में जब खोजे जाए तो उस समय इन्हें यहां पर रखा जा सके। अब देखिएगा मेंडिफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, कि मेंडिफ की आवर्त सारणी में अब क्या क्या उपलब्धियां थी। मेंडिफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान, खाली स्थान बाद में खोजे जाने वाले कुछ नए तत्वों के लिए छोड़े, तथा इनका नामकरण उसी समूह में उससे पहले आने वाले तत्व में एक का उपसर्ग लगाकर किया। कि कुछ तत्वों की खोज उस समय तक नहीं हुई थी, तो मेंडिफ ने क्या है, उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया। खाली स्थान छोड़ के अब उनका नाम क्या रखा, उन खाली स्थान में आने वाले तत्वों का नाम, उन्होंने देखा कि उस समूह में उस खाली स्थान से ऊपर जो तत्व आ रहा था उसके नाम के साथ एक का नाम जोड़ दिया। जैसे क्या है, उदाहरण देखिएगा, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। क्या है बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देखिएगा ये है हमारे पास बोरोन। तो यहां जो था ऐसे ही हमारे पास एल्यूमिनियम और ये सिलिकॉन। एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, क्या था आप देखिएगा, बोरोन के नीचे यहां पर ये एक स्थान खाली था। उस समय स्टार्टिंग के अंदर ये स्थान खाली था। उस समय तक एससी क्या है, स्कैंडियम, इसकी खोज नहीं हुई थी, तो ये बॉक्स खाली छोड़ा गया। और इसका नाम क्या रखा गया, इससे ऊपर बोरोन आ रहा था, इस स्लाइड में थोड़ा सा ये बोरोन इस तरफ में होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एक का बोरोन। ऐसे ही एल्यूमिनियम के नीचे ये स्थान खाली था, ठीक है, खाली स्थान था, तो इसका नाम क्या रखा गया, एल्यूमिनियम के आगे एक का जोड़ दो, एक का एल्यूमिनियम। बाद में इसकी खोज हुई गैलियम की, तो जीए को यहां रखा। ऐसे ही सिलिकॉन है, इसके नीचे ये स्थान खाली था, तो इसका नाम क्या रखा गया, इस खाली स्थान का नाम, इसके आगे सिलिकॉन के आगे एक का वर्ड जोड़ दो, एक का सिलिकॉन। और बाद में जर्मेनियम की खोज हुई, तो जर्मेनियम का नाम क्या था, एक का सिलिकॉन। तो एक का बोरोन क्या था, एससी स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम क्या था, जीए गैलियम, और एक का सिलिकॉन क्या था, जीई जर्मेनियम। इस तरह से ये 3 तत्व जो मैंने बॉक्सेस में बनाए हैं, इनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी, इसलिए इनके नाम कैसे रखे गए, इनसे ऊपर आने वाले इस समूह में इनसे ऊपर आने वाले तत्वों में एक का वर्ड जोड़कर। देखिएगा, जैसे एक का बोरोन किसका नाम है, स्कैंडियम का, एक का एल्यूमिनियम किसका नाम है, गैलियम का, और एक का सिलिकॉन किसका नाम है, जर्मेनियम का। अब मेंडेलिव की आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडेलिव की आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां थी। पहली बात, हाइड्रोजन तत्व का स्थान निश्चित नहीं है, कि मेंडेलिव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्व की स्थिति निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन तत्व को उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ रखा, जबकि इसके गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ भी मैच करते थे, इनके भी मिलते थे। तो बात यहां ये आई कि हाइड्रोजन को वहां क्यों रख रहे हैं, वहां क्यों नहीं रख रहे, इसका मतलब हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी। दूसरी बात, मेंडेलिव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति निश्चित नहीं है। अब समस्थानिक होता क्या है, किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो इसका मतलब इनके क्या है, द्रव्यमान अलग अलग थे, तो इन्हें क्या है, अलग अलग स्थान दिया जाना चाहिए था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, लेकिन मेंडेलिव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान अलग से नहीं दिया गया। नेक्स्ट, मेंडेलिव की आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया, जबकि होना क्या चाहिए था, जब मेंडेलिव की आवर्त सारणी बनाते समय परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में रख रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है, पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाला आना चाहिए, उसके बाद ज्यादा, लेकिन कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम वाले से पहले रखा है। कैसे? उदाहरण है कोबाल्ट और निकल। आप देखिएगा, ये है कोबाल्ट CO, ये है निकल। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.93, निकल का है 58.71। होना क्या चाहिए? पहले निकल होना चाहिए क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान कम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेंडलिक की आवर्त सारणी में कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान अधिक होने के बावजूद भी इसे पहले रखा है और निकल को बाद में, तो ये भी एक कमी है। नेक्स्ट, मेंडलिक की आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर समान गुणों वाले तत्वों को अलग समूह में रखा है। उदाहरण के हैं कॉपर और Hg। अब कॉपर और Hg इनके गुण मिलते हैं, तो होना क्या चाहिए? जब इनके गुणधर्म मिलते हैं तो इन्हें एक समूह में रखना था, लेकिन इन्हें अलग रखा है। आप देखिएगा, ये है हमारे पास कॉपर Cu और इधर यहां हमारे पास है Hg। कॉपर को समूह नंबर 1 में रखा है, कॉपर को समूह नंबर 1 में रखा है कॉपर को, और समूह नंबर 2 में किस में रखा है? Hg को। जबकि इनके गुण मैच करते हैं, या तो इन दोनों को ही 1 नंबर में रखना था या इन दोनों को 2 नंबर में, लेकिन यहां इन्हें अलग अलग रखा है। अगला पॉइंट, मेंडलिक की आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा है, यानी कि जिनके गुण मैच नहीं हो रहे उन्हें इकट्ठा रख दिया। उदाहरण कॉपर, Ag और Au को लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के साथ रखना। देखिएगा, ये रहा कॉपर, ये है Ag, ये है Au। अब इन तीनों के गुणधर्म एक जैसे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके गुणधर्म एक जैसे हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के गुणधर्म कॉपर, Ag और Au से मैच नहीं करते। तो होना क्या चाहिए था? कॉपर, Ag और Au को लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इनसे अलग रखना चाहिए था, लेकिन इन्हें आप देख रहे हैं इन सभी को ही कहा रखा गया है ग्रुप नंबर 1 यानी कि समूह नंबर 1 में। तो यह भी मेंडलिक की आवर्त सारणी की एक कमी थी। तो इस प्रकार से मेंडलिक की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी। तो ये हमारे हुए आज की क्लास के टॉपिक। हमने आज किया है डॉबेराइनर के ट्रिक, उसके बाद किया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और तीसरा हमने किया मेंडलिक की आवर्त सारणी। आशा करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे लगे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कार्ला इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आधुनिक आवर्त सारणी, और हमारे पास आवर्त सारणी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Karda.